नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही दोहा में इसे लेकर बैठक होनी है और इस बीच अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। लोग तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए पूर्व सैनिकों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और इन सभी की अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं ने शुक्रवार को तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काम करने की आजादी मांगी और फिर से ऑफिस खोले जाने की अपील भी की। बता दें कि अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, किसी के घर पर हमला किया जा रहा है और किसी को सिर्फ काम से इसलिए वापस लौटा दिया जा रहा क्योंकि वह महिला है। अफगानिस्तान में एक जर्मन नागरिक को तालिबानियों की ओर से गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अल जजीरा ने बताया है कि एक जर्मन नागरिक को काबुल एयरपोर्ट के रास्ते में गोली मार दी गई, लेकिन वह खतरे से बाहर है और जल्द ही अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक कुचल नहीं सकता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कथन को अफगानिस्तान में जारी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सीधा तालिबान को संदेश दिया गया है। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मसले पर लगातार समन्वय स्थापित करने और बातचीत करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही एस जयशंकर अपनी विदेशी यात्रा को छोटा कर भारत वापसी लौटेंगे। अफगानिस्तान में पैदा हुई स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के विस्तार पर केंद्र को घेरा है। इसके साथ ही तालिबान के बहाने ओवैसी ने विवादित बयान भी दिया है। ओवैसी ने कहा कि भारत में भी महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि यहाँ महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार चिंतित है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या ये भारत में नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में पंपोर इलाके के फ्रू में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और वहां तलाश अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुक्रवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस हमले में आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट समेत 2 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने नारायणपुर बारसपुर रोड पर सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया। इतना ही नहीं, नक्सली हमला कर शहीद जवानों के हथियार और सामान लूट कर भी फरार हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बस्तर आईजी सुधरराज ने बताया कि यह हमला शुक्रवार दोपहर करीब 12:10 पर हुआ। उन्होंने कहा है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी कैंप कमांडेटा से करीब 600 मीटर दूर नक्सलियों ने आईटीबीपी की 45वीं बटालियन की टीम पर हमला किया। यह टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकाली थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोहे की छड़ों से भरा एक वाहन पलट गया, जिसकी वजह से 13 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 3 की मौत रास्ते में ले ली जाते वक्त हुई। इलाज के दौरान 2 मजदूरों की जान चली गई। दर्दनाक हादसे में घायल मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विभिन्न विपक्षी दलों के साथ बैठक की। वर्चुअली आयोजित की गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि समाजवादी पार्टी ने बैठक से दूरी बना रखी। 19 दलों में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, यूडीएफ आदि के नेता शामिल हुए। वहीं बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। वहीं बता दें कि इस बैठक से बहुजन समाज पार्टी ने दूरी बनाई हुई है, जब आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि बैठक के जरिए विपक्ष से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। विपक्षी दल के नेता जो कि इस बैठक में शामिल हुए हैं, इनमें तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती के मौके पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आयोजित उनकी जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अनावरण किया। फोटो में राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन से लेकर उनके व्यक्ति जीवन के सफर को दर्शाया गया है। इसमें राजीव और गांधी परिवार से जुड़ी तस्वीरों को शामिल किया गया। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी हैं। वहीं इन तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी भावुक हो गए और तस्वीरों में खो गए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि लोगों को उकसाने के बजाय खुद सामने आए, उन्हें जैसे को तैसे जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार का समय समाप्त हो चुका है, अब राज्य में बीजेपी सत्ता में आएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना क्या है, जो उनके सांसद हैं वो मोदी सरकार की मेहरबानी की वजह से है। तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप शुक्रवार को तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी तेजस्वी से बातचीत नहीं हो पाई और इसके बाद तेज प्रताप तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर भड़क गए। तेज प्रताप ने कहा कि मैं तेजस्वी से मिलने आया था। जैसे ही बात शुरू हुई, संजय यादव बीच में रोककर उन्हें लेकर चले गए। और वो कौन है हमारे बीच में आने वाला? तेज प्रताप ने कहा कि वे अब पार्टी दफ्तर में ही जनता दरबार लगाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी को फौरन रिहा करने का गुरुवार रात को आदेश दिया है। सैनी को धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। राज्य के विजिलेंस ब्यूरो ने धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए सितंबर 2020 में दर्ज एक मामले में संबंध में बुधवार रात को सैनी को गिरफ्तार किया गया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की अदालत ने आधी रात के आसपास सैनी के रिहा करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने पीजीआई अस्पताल पहुंचकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीजीआई के डायरेक्टर आरके धीमन ने जानकारी दी। वहीं पीजीआई की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और मेडिकल एक्सपर्ट उनके स्वास्थ्य की निगरानी लगातार कर रहे हैं। लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह का ब्लड प्रेशर लो है और उन्हें पेशाब संबंधित समस्या बनी हुई है। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आरके धीमान ने कल्याण सिंह की सेहत के बारे में अपडेट दिया है। धीमान ने कहा है कि कल्याण सिंह को डायलिसिस पर रखा गया है, अभी वो वेंटिलेटर पर हैं। धीमान ने कहा कि आज शाम या कल तक उनकी सेहत में कितना सुधार होता है ये देखना होगा। विशेष डॉक्टर उनकी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपनी आवास से 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस के बेड़े को हरी झंडी दिखाई है। ये एम्बुलेंस एक गैर लाभकारी संगठन ने जम्मू कश्मीर में तैनात के लिए सेना को दी है। ये एम्बुलेंस बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में तैनात सेना के चिनार कोर को प्रदान की है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर दिल्ली मार्ग पर इंडिगो की उड़ान को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने यहां डिजिटल रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 35 दिनों में हमने मध्य प्रदेश में 44 नई उड़ानों को परिचालन शुरू किया है, जिनमें से 26 विमानों की आवाजाही पूरी तरह से जबलपुर से होगी। सिंधिया ने कहा कि जबलपुर को 28 अगस्त से इंदौर और हैदराबाद के साथ अतिरिक्त संपर्क उड़ानें दी जाएंगी।
राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है और मौत के आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की स्थिति पैदा हो गई है। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा कि केंद्र चाहता है कि राज्य सरकार कहे कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को अगले 10 वर्षों में विश्व पटल पर पहचान दिलाना प्राथमिकता है। होटल पीटर हॉल शिमला में शुक्रवार सुबह प्रेस वार्ता में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के संगीत में मिठास पूरे देश में चर्चित है और हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे। यूपी में कोरोना के ताजा हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया है। सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक इस रक्षाबंधन में यूपी को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है, यानी रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन त्योहार से पहले प्रदेशवासियों को योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बीते कई दिनों से हो रही तेज धूप के बाद शुक्रवार को हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। गौरतलब है कि गुरुवार को बादल बिना बरसे चले गए थे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है और शनिवार को लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में बाढ़ के कारण हाजीपुर में कई एकड़ जमीन पर केले की खेती बर्बाद हो गई है। एक व्यक्ति ने बताया कि बाढ़ के कारण केले के बगीचे खत्म हो गए, जमीन का कटाव भी हो रहा है। बाढ़ के पानी में केले के पेड़ लग गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे न्यूज एक्सप्रेस में। यूपी के अलीगढ़ में एक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां थाना गंगीरी इलाके के मखदूम नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने 50 लोगों से सवार मोटर डोर में टक्कर मार दी है और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटर डोर पलट कर खाई में जा गिरी है, जिससे इसमें सवार 15 लोग घायल हो गए हैं। लोगों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची ग्रामीण ने घायलों को मोटर डोर से बाहर निकाला और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सीएचसी छर्रा में उपचार के लिए भेज दिया। यूपी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर त्योहारों को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को सार्वजनिक तौर पर भीड़ इकट्ठा करने की मनाही होगी, लेकिन फर्रुखाबाद में लोगों को प्रशासनिक नियम शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो शासन के रोक के बावजूद भी बड़ी संख्या में ताजिए निकाले गए। मामला मऊदरवाजा थाना क्षेत्र का है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर ताजिए निकाले और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कासगंज में पुलिस टीम पर हमला कर लूट के प्रयास को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस टीम पर हमला कर राइफल और कारतूस की लूट की खबर सामने आई थी और जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव हो गया है। बता दें कि डीआईजी दीपक कुमार ने इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही कार्रवाई करते हुए हमले के शिकार हुए पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां के फरेंदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने यहां के अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि फरेंदा पुलिस को इलाके में वाहन चोर गैंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही टीम लगातार एक्टिव हो गई थी और इसके साथ ही चेकिंग शुरू कर दी थी। तभी 2 बाइक पर सवार 6 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, साथ ही जांच में जुट गई है। दिल्ली से सटे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई न केवल एक बेहतरीन सरकारी अधिकारी हैं, बल्कि एक ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं। बता दें कि बैडमिंटन के में सुहास एलवाई ने
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी कड़ी टक्कर दी है और इस साल आयोजित होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एलवाई भी शामिल होंगे। इसी को लेकर डीएम लगातार खेल की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। इसी को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि टोक्यो विश्व का खेल कैपिटल है और ऐसे में वह अपने देश का नाम रोशन करना मेरी पहली तमन्ना है। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और चौपन थाने की पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने सिंदुरिया जाने वाले मार्ग की सड़क किनारे सुरेंद्र पांडे की गोली मारकर हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मृतक सुरेंद्र की पत्नी करीब 10 सालों से अलग रहती है और जिससे दोनों में आपसी विवाद है और सुरेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या के शूटरों को सुपारी दी थी, लेकिन शूटरों द्वारा सुरेंद्र की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं बरनाला शहर में रिहायशी इलाके में बीते कल एक नवविवाहिता को उसके घर में बड़ी बेरहमी से कत्ल करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से गहन तरीके से छानबीन करते हुए 24 घंटों में बरनाला पुलिस ने आरोपी कातिल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बरनाला डीएसपी ने बताया कि महिला मंजीत कौर का कत्ल करने वाला उसका खुद का पति है और जो एक नशे का आदी था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की नीतियों और सिद्धांतों को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उप नेता प्रतिपक्ष करण माहारा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि अगर राजीव गांधी आज जीवित होते तो भारत विश्व में सबसे ऊपरी पायदान पर होता। कोरोना कर्फ्यू के चलते इस बार भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना का बादल मंडरा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाजार पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं। मंगलौर कस्बे में रक्षाबंधन के लिए बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते सभी त्यौहार पूरी तरह से फीके पड़े हुए हैं और जिसके कारण पहले से ही बाजार में व्यापारियों को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में शुक्रवार तड़के से बारिश जारी है। राजधानी देहरादून में तो गुरुवार देर रात से बारिश हो रही है और इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कहीं कहीं जलभराव भी देखते हुए मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से बारिश हो रही है। सुबह में बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दोपहर 1:30 बजे खुल गया। बद्रीनाथ गौरीकुंड राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। वहीं भारत चीन सीमा पर जोशीमठ मलारी हाईवे 7वें दिन भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर प्रदेश भर में महिलाएं वार्ड स्तर से लेकर बूथ तक युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को राखी भेजेंगी और उन्हें आशीर्वाद भी देंगी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा रक्षा सूत्र मेरी राखी पुष्कर धामी को लेकर बहनों ने मुहिम चलाई और इसका शुभारंभ किया। इसमें पूरे प्रदेश और मंडल स्तर तक 2-2 संयोजक बनाए गए हैं। मंडल संयोजक सभी बूथों में 2-2 राखी लेकर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा को देंगे और जिला अध्यक्ष राखी प्रदेश कार्यालय में एकत्रित करेंगी। इसके बाद वहां से राखी सीएम पुष्कर सिंह धामी को भेजी जाएगी। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा वर्करों ने जिला अस्पताल परिसर में 19वें दिन भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी 12 सूत्री मांगों पर रक्षाबंधन तक फैसला न लिया तो समस्त आशाएं आंदोलन कर मजबूर हो जाएंगी। वहीं सरकार की उपेक्षा और उदासीनता से आशा वर्कर्स में बेहद रोष पनप रहा है। उनका कहना है कि आशाओं को मासिक वेतन और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चल रहा आशा आंदोलन राज्य की भाजपा सरकार की उदासीनता और असंवेदनशीलता रवैये के चलते वहीं नारसर बॉर्डर पर कोर्ट में पेशकार और उनके साथियों के साथ मारपीट और लूट के मामले में दरोगा पर गाज गिरी है। हरिद्वार एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद अन्य पुलिस वालों में भी हलचल मच गई है। बता दें कि दरोगा द्वारा भी पेशकार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं और उनके 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की बसों के में साथ ही प्राइवेट बसों में फ्री के सफर करने को मिलेगा। रक्षाबंधन पर फ्री सफर की योजना का महिलाओं ने स्वागत किया है। महिलाओं का कहना है कि हरियाणा सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है और इससे हर महिला अपने भाइयों को राखी बांधने उनके घर जा सकेगी। वहीं अंबाला छावनी के बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सरकार के आदेश प्राप्त हो गए हैं। जिला श्री मुक्तसर साहिब का हल्का गीदड़बाहा में 3 किसान जत्थेबंदियों की तरफ से गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के करीब 150 किसानों ने भाग लिया। इन जत्थेबंदियों की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। किसानों ने फैसला लिया कि वो सभी किसी भी सियासी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी या कोई और को अपने गाँव में नहीं आने देंगे। साथ ही कहा कि किसी भी पार्टी का नुमाइंदा अगर गाँव में आएंगे तो हम प्यार से उनको समझाएंगे। रोहतक जिले में सांपला ब्लॉक के गांव इस्माइला 9B में गांव के लोगों को सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय डिपो होल्डर पर गंदे और बदबूदार अनाज का वितरण किया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो वहीं डिपो होल्डर ने बताया कि आटा काला पत्थर की तरह सख्त आता है, जिसको कोई भी व्यक्ति लेने को तैयार नहीं है। मानसा से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस में सवार लोगों की टिकटें काटते समय बस में सवार महिला और पुरुष से कंडक्टर ने टिकट मांगी तो महिला द्वारा कंडक्टर के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। बता दें कि जब बस महिला के गांव खयाल पहुंची तो महिला ने बस से उतारकर कंडक्टर के साथ हाथापाई की और कंडक्टर को थप्पड़ जड़ दिए, जिस पर रोडवेज कर्मियों ने मनसा सुनाम रोड पर गांव खयाला के पास जाम लगाकर आवाजाही रोक दी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई को भरोसा देकर जाम खुलवा दिया। रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के शाही शहर पटियाला में भीड़ भाड़ कम देखने को मिली है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ महंगाई की मार। लेकिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें बाजारों में राखी खरीदने निकली, तो वहीं राखी खरीदने निकली बहनों ने महंगाई पर भी अपने विचार रखे। तो वहीं फैंसी राखियों की लेकर बाजारों में धूम रही। वहीं बच्चों के लिए भी खिलौनों वाली राखी है, लेकिन कोरोना के महामारी को देखते हुए लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में आई आफत की बारिश और बाढ़ की तबाही का असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ के कारण शासकीय स्कूलों के भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी की वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं, तो कहीं दीवारें धंसने भी छतों की में दरारें आ गई हैं और जिनके गिरने का डर अब शिक्षकों सहित बच्चों को भी सता रहा है। तो वहीं उन स्कूलों में रखे बच्चों के वितरित करने वाली पुस्तकें भी पानी से बर्बाद हो गई हैं और इसके अलावा कई स्कूलों में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, LED सहित उपयोगी उपकरणों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में तबादले अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ और आपदा की स्थिति को देखते हुए शासन की तरफ से तबादलों पर रोक लगा दी गई थी और इसी को देखते हुए प्रदेश और जिला स्तर पर तबादला की तारीख को 31 बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक कर दी गई है। हालांकि कई विभाग इस बीच ऐसे भी हैं जो कि पहले से तबादले की सूची जारी कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू को धक्का देने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और इसी कड़ी में उप निरीक्षक माधव सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं आरक्षक शमीम और रामलखन शर्मा को लाइन अटैच किया गया है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जगन्नाथ स्कूल के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। जब मालू ने वहां प्रवेश करना चाहा तो उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। साथ ही बहस होने पर एक पुलिसकर्मी ने धक्का देते हुए बाहर निकल दिया। रायपुर शहर में प्रदेश के लगभग हर जिले में पहुंचने विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मुंडन करा लिया है। करीब 2500 युवकों के रायपुर का धरना स्थल भरा नजर आया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव के वक्त कहा था कि वो अनियमितता कर्मचारियों को नियमित करेंगे और इस आस में हम 2.5 साल से संविदा पर नौकरी कर रहे थे। अब जब बारी वादा पूरा करने की आई तो सरकारी सीधे भर्ती करने में जा रही है और हमें प्राथमिकता भी नहीं दी जा रही है। इन्हीं बातों से नाराज होकर सभी कर्मचारियों ने आज मुंडन करा लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित नमन किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सद्भावना दिवस की शपथ ली।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब हर दिन 18 से 20 डेंगू के मरीज निकल रहे हैं। जनवरी से 19 अगस्त तक डेंगू के मरीजों की संख्या अकेले रायपुर में ही 233 हो गई है, जिनमें से ज्यादातर मरीज जून महीने से ही हैं। शहर में डेंगू के जो मामले सामने आए हैं उनमें रामकुंड पारा, रामसागर पारा और पुरानी बस्ती से भी रोज प्रभावित निकल रहे हैं। वहीं बैरन बाजार में की झुग्गी बस्तियों में अब इसके मरीज सामने आने लगे हैं और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच डेंगू के कहर से राजधानी के लोग परेशान हैं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।